हौसलों के तर्कस में हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदा रख, जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज उपाध्याय पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। मैं आज एक गजब की टॉपिक्स लेके आया हूं। आज लोग एमएलएम ही क्यों करें, आज मैं ये आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, साबित करूंगा कि आने वाला कल एमएलएम का होने वाला है। और आप यदि इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो भी आने वाले समय में आपको करना पड़ेगा। मैं आज जो टॉपिक्स लेके आया हूं वो एमएलएम क्यों करें, एमएलएम क्या है। मैं कुछ मार्केट की हिस्ट्रियां भी आपको दिखाऊंगा जिससे आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो जो मेरी आज की टॉपिक्स है वो है एमएलएम। एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग बहुत लोगों ने किया होगा, बहुत लोगों ने सुना भी होगा। आज मैं जो टॉपिक्स लेके आया हूँ ये केवल एमएलएम से ही रिलेटेड लेके आया हूँ कि लोग एमएलएम ही क्यों करें। ये इसमें जितनी भी फाइलें मैंने बनाई है ये मेरा अपना खुद का इकट्ठा किया हुआ फाइल है। ये मैंने अपने द्वारा कुछ चीज़ें इकट्ठा की है और आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं पहले बात करूँगा कि एमएलएम होता क्या है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि एमएलएम क्या है। एमएलएम उसे कहा जाता है जो डायरेक्ट, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट्स तैयार करती है और उस प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाती है, उसे एमएलएम कहते हैं। या अगर हम इसको दो शब्दों में कहें तो इसका सीधा सीधा फंडा निकलता है कि यहां पे कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ जाती है। यहां बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। डायरेक्ट कंपनी माल अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, उसे ही डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम कहते हैं। अब बात करेंगे कि मार्केट की हिस्ट्री अभी पुराने जमाने से लेके अब तक मार्केट का इतिहास क्या रहा है। क्या वास्तव में मार्केट बदलता है? अगर इतिहास में बदला होगा, पास्ट में बदला होगा तो जाहिर सी बात है आज भी बदलाव हो रहा है। और बदलाव हो रहा है, इस बदलाव में अगर हम भी बदल गए तो जाहिर सी बात है कि हम सफल हो जाएंगे। आपने एक युग का नाम सुना होगा, उस युग का नाम था सामंती युग। सामंती युग में क्या था सर? आप लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सामंतवादी युग या सामंती युग कहा जाता था। ये क्या था? उस समय, उस युग में राजे रजवाड़े होते थे, जमींदारी होती थी। उस समय उन लोगों के पास, उन्हीं लोगों को अमीर समझा जाता था जिनके पास जमीन होती थी, जो जमींदारी करते थे, लोगों पे हुकूमत करते थे। उस समय कौन सा मार्केट था? उस समय जो मार्केट था उसका नाम था एक्सचेंज मार्केट, विनिमय बाजार। बहुत लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज भी उसका कुछ अंश आपके पास है। जैसे कि आप दुकान पे जाते हो, सामान के बदले में कुछ अनाज देते हो, वही एक्सचेंज मार्केट। मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को देना ही विनिमय या एक्सचेंज मार्केट कहा जाता था। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। उस समय कल कारखाने नहीं थे। उस समय बर्तन के बदले में टूटे फूटे बर्तन दिए जाते थे, कपड़े के बदले में फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे। वो विनिमय बाजार था। उसके बाद
धीरे धीरे मार्केट चेंज हुआ, कुछ बदलाव आया, बहुत सी चीज़ें बदली, मार्केट का प्रारूप बदला। तब क्या हुआ? उसके बाद मार्केट का जब रूप बदला, कुछ सिस्टम बदले, कुछ नया युग का आगमन हुआ। वो आगमन था, आप लोगों ने सुना होगा, आज भी थोड़ा बहुत उसका अंश आपको भी मिलता है। आज उसका अंश नहीं, आज भी है पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग क्या है? यहां पे पूरा सिस्टम ही बदल गया, जमादारी प्रथा समाप्त हो गई। अब पूंजी को महत्व दिया जाने लगा, पैसे को महत्व दिया जाने लगा। जमींदारी रही नहीं, राज रजवाड़े रहे नहीं। अब क्या हो गया? अब कल कारखाने हो गए, कंपनियां लग गई, अमीरों के परिभाषे बदल गए। आज इस पूंजीवाद युग में उन्हीं को अमीर समझा जाने लगा जिनके पास या तो पैसा हो, या तो उनके कल कारखाने हो, या अच्छा व्यवसाय हो। यह पूंजीवाद में बदल गया। इस युग में जो मार्केट बना, वो मार्केट कौन सा था? आप लोगों ने भी सुना है, आज भी चल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। कॉन्वेंशियल ट्रेडिशनल मार्केट, अर्थात पारंपरिक बाजार। ये पारंपरिक बाजार क्या है? इसको आपको समझना पड़ेगा एक सिस्टम से, एक फंडा से। जब कंपनियां मार्केट में आई, इस धरातल पे आई, कंपनी बन गई। अब कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक माल कौन पहुंचाए? तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम क्या होता था? कंपनी जब माल बनाती थी तो वो अपना प्रोडक्ट किसको देती थी? एक स्टॉकिस्ट को देती थी। वो बड़ा बड़ा स्टॉकिस्ट होता था। वो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई मुंबई में फैक्ट्री डाले किसी भी कंपनी का, हिंदुस्तान यूनिवर का ले लीजिए, मुंबई में फैक्ट्री है, उसको बिहार के, यूपी के किसी गांव में देना हो, वो किस चैनल के माध्यम से प्रोडक्ट आएगा? उसके लिए कंपनियां क्या करती थी कि स्टॉकिस्ट हायर करती थी, उनका पैसा इन्वेस्टमेंट कराती थी, उनको प्रोडक्ट्स देती थी और उस पर प्रॉफिट देती थी। वो स्टॉकिस्ट क्या करता था? वो स्टॉकिस्ट की जिम्मेदारी होती थी कि अब वह स्टेट वाइज स्टॉकिस्ट बनाए, स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे। वह राज्य लेवल पे स्टॉकिस्ट बनाता था। वहां जब आता था प्रोडक्ट, तो वहां से अब उस स्टेट स्टॉकिस्ट की, जिस स्टेट में हो, जैसे हमारे यूपी में हो या बिहार में हो, उस स्टेट स्टॉकिस्ट की जिम्मेदारी होती थी कि वह रीजनल स्टॉकिस्ट बनाए, जिले स्तर पर स्टॉकिस्ट तैयार करें। जब जिले स्तर पर स्टॉकिस्ट हो गई, तो उस स्टेट रीजनल स्टॉकिस्ट की जिम्मेदारी होती थी कि वह एक होलसेलर या रिटेलर एजेंसी बनाए, और वहां से तब कस्टमर को प्रोडक्ट्स मिलता है, जो आज भी कन्वेंशियल का रूप चल रहा है। सबसे ज्यादा ये ट्रेडिशनल मार्केट आज भी चल रहा है। लेकिन ये जो बीच के बिचौलिए हैं, स्टॉकिस्ट, स्टेट स्टॉकिस्ट, रीजनल स्टॉकिस्ट, या होलसेलर या रिटेलर, ये फ्री में तो करते नहीं है, कंपनियां इनको पैसा देती है। उसके अलावा इसमें एक और चीज जोड़ा गया। इसमें, इस पूंजीवादी युग में, इस ट्रेडिशनल मार्केट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यूज की गई। वो था एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। वो कैसे? अगर आज एक गांव देहात में बैठा व्यक्ति लक्स साबुन को जानता है, किसी भी कंपनी के बड़े बड़े ब्रांड को जानता है, तो उसका एक ही तरीका है, उसको जानने का, सुनने का एक ही तरीका है कि वह टीवी पे बड़े बड़े एक्टर्स को, एक्ट्रेस को प्रचार करते देखता है, उनकी सूचना को देखता है, इसी वजह से उसके बारे में जानता है। तो यह
उनको भी कमीशन जाता है इस पूंजीवादी युग में। अब गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा जमाना बदला है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के युग में कुछ नई चीजें, आज एक नया युग आ चुका है। इसको आईटी युग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी युग बोलते हैं, सूचना तंत्र युग बोलते हैं। यहां पे आज के डेट में सूचनाओं पे काम होता है। इसमें भी मार्केट बदला है। उस मार्केट के बदलाव में अगर आप बदल गए, आप सफल हो जाओगे। इस बदलाव को आपको पकड़ना पड़ेगा। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव है, आपने ऑनलाइन शॉपिंग सुना होगा। इस आईटी युग में सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन शॉपिंग। सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़े। आपने अलीबाबा का नाम सुना होगा, जैकमा। अलीबाबा से आज वो अरबों कमाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। तो मार्केट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ। आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अभी 2016 में लेटेस्ट 2016 सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट में एक नया मार्केट को लाइसेंस दिया, इंडस्ट्रीज बनाया, जिसका नाम है एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग। ये 2016 का है। इससे पहले भी ये था, लेकिन लीगल रूप से नहीं था। भारत सरकार अब इसको एक्सेप्ट की है। उसका रीजन है, ऑनलाइन मार्केट में जॉब क्रिएशन कम है, जबकि मल्टी लेवल मार्केट में जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट के पास जॉब है नहीं, नौकरियां है नहीं। संविदा पे भी लोगों को अब सरकारी नौकरियों से हटा के संविदा पे रखे जा रहे हैं। अब कंपनियों में भी टेक्नोलॉजी यूज होने लगी है। जहां 4 वर्कर काम करता था, वहां पे अकेले एक कंप्यूटर काम करता है, तो 4 लोग बेरोजगार हुए। यह समझना पड़ेगा आप लोगों को। आने वाला समय मल्टी लेवल मार्केटिंग का होने जा रहा है। आप इसको कैसे एक्सेप्ट करते हो, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप इसमें भी भ्रामक चीजें हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग में जाइए, बहुत लोगों के साथ ठगी हुआ है, लेकिन क्या मार्केट बंद हो गया? आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाइए ना, क्या 2 नंबर के माल नहीं बिकते? बिकते हैं। यह आपको समझना पड़ेगा कि हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ अपवाद लोग बैठे हैं जो कि मार्केट को बदनाम करते हैं। एमएलएम में भी बहुत सी कंपनियां गड़बड़ हैं। तो आप पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पढ़िए। गवर्नमेंट किसको मान्यता देती है, आप उसके साथ जाइए ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब किसी का कहा सुन के करेंगे तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी। आपने उसका कहा सुना रहे, आपके पास गवर्नमेंट गाइडलाइंस बना चुकी है, आप उसको समझिए, सुनिए, देखिए, परखिए, तब ज्वाइन करिए। आप कैरियर बनाने जा रहे हो एमएलएम में। जब आप आलू लेने जाते हो तो आलू की क्वालिटी देखते हो, कटा है, पिटा है, सड़ा है, वो सब देख लेते हो, लेकिन एमएलएम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हुए नहीं देखते। तो ये आपकी कमी है। आप कैरियर बनाने जा रहे हो। जब एक टाइम सब्जी बनाने या 4 टाइम की सब्जी बनाने के लिए आप आलू जो खरीदते हो उस पे उतना तोल मोल करते हो, और एक कैरियर बनाने के लिए आप कोई तोल मोल नहीं कर सकते। आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या सही है, क्या लीगल है। अब आते हैं इस मार्केट में क्या चीज बदला हुए। आपने अभी ट्रेडिशनल में देखा, कन्वेंशियल ट्रेडिशनल में आपने देखा
कि बिचौलिए ज़्यादा हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। यहाँ पे भी प्रचार नहीं होता। हमारे यहाँ कोई अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, कोई भी नहीं आता प्रचार करने। कस्टमर तक कोई नहीं जाता उसका विज्ञापन करने। कौन जाता है? तो जाता है एक व्यक्ति जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है या ऑनलाइन शॉपिंग का थर्ड पार्टी होता है। जैसे मैंने नाम भी लिया, अलीबाबा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये थर्ड पार्टियां हैं सब, जो कि कंपनी का प्रोडक्ट्स कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचाती हैं और उन बीच के लोगों का कमीशन खुद खाती हैं। मैं अलीबाबा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की बात किया हूं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एमएलएम में ये प्रावधान चेंज कर दिया है। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के रूप में काम करते हो तो कंपनी आपको रोजगार देगी। वो रोजगार क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये आज का युग था। अब हम आते हैं कुछ पॉइंट्स पे बात करने के लिए, कुछ टॉपिक्स पे बात करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन एमएलएम विदाउट इन्वेस्टमेंट। मतलब अपॉर्चुनिटीज मीन्स होता है मौका। बिजनेस एमएलएम में आपको बिजनेसमैन अर्थात बिजनेस व्यवसाय करना और इन्वेस्टमेंट करने का मौका देती है। और बिना इन्वेस्टमेंट के ये मौका जो मिलेगा आपको, वो बिना इन्वेस्टमेंट के आपको एक इन्वेस्टर के रूप में खड़ा करेगी और एक बिजनेसमैन के रूप में खड़ा करेगी। ये दो मौकाएं आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मैं कुछ बात करूंगा सोर्स ऑफ इनकम। अभी तक भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं? मेरे हिसाब से तो 4 तरीके हैं, आप लोग भी जानते होंगे। ये चारों तरीके क्या क्या हैं? पहला है सेल। पहला तरीका होता है सेल करना, बेचना। आज आप देखिएगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। कोई ठेले पे सब्जी लेके बेचता है, उससे भी कमा रहा है, वो सोर्स ऑफ इनकम ही है। कोई दुकान लगा के कमा रहा है, बेच रहा है। कोई मकान बनाने का मटेरियल बेच रहा है। मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बेच रहा है। दूसरा सर्विस या एम्प्लॉय, सेवा करना या नौकरी करना। दूसरा है सोर्स ऑफ इनकम का, पैसे कमाने का दूसरा जो तरीका है वो है नौकरी करना। बहुत से लोग व्यवसाय करना नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि व्यवसाय में रिस्क होता है। लेकिन सभी जानते हैं कि व्यवसाय करने वाला व्यक्ति ही बड़ा आदमी बनता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति केवल अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए लड़ता रहता है। फिर आते हैं बिजनेस। अगला सोर्स ऑफ इनकम है व्यवसाय। अब व्यवसाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तब तो आप व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, तब तो मजबूरी है नौकरी करना या ठेला पे बेचना। तो बिजनेस करने के लिए आपको मोटा पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और बिजनेस क्या होता है पहले तो ये भी समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी परिभाषा है। लोग छोटे मोटे दुकान डाल के भी लोग बोलते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूं। सर बिजनेसमैन होता क्या है? सर बिजनेस जो होता है ना, वो बड़े स्तर पे फैक्ट्रियां डाल के 20-50-100 लोगों को खटाने वाले लोग को बिजनेसमैन कहा जाता है। जो दुकान डाल के चला रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ये भी आपको समझना पड़ेगा। मतलब सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब
आपने एक छोटा सा दुकान डाला और उस दुकान में खुद को नौकरी दे दी, इसीलिए उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का नौकर। बिजनेस का मतलब होता है कि अगर किसी दिन बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे न जाए तो भी उसको पैसे आ जाए। लेकिन अगर आप दुकान डालते हैं, आप जिस दिन शटर नहीं खोलेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर करके भी पैसा कमा सकते हैं। ये सोर्स ऑफ इनकम है जो 4 प्रकार के हैं। इन्हीं 4 प्रकार से आपको पैसे कमाने हैं। अगर ये 4 तरीके आपको अच्छे नहीं लगे तो, या अच्छे लगे तो, या आप केवल एम्प्लॉय बनने रहना चाहते हैं तो, ये सोचना आपको है क्या करना चाहते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा अपना अनुभव है कि यदि आप व्यवसाय करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएं कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप बिजनेसमैन बन सको, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, MLM। मैं आता हूं अब एजुकेशन पे। जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, जो अभी तक हम पढ़े हैं या आगे पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन, जो अभी स्टूडेंट लाइफ है, उनकी बात करूंगा। उनको कैसी, किस प्रकार की, किस बेस की शिक्षा दी जा रही है, मैं बेस की बात करूंगा। मैं शिक्षा शास्त्र की बात नहीं करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि किस बेस का, मतलब कौन से आधार पे पढ़ाई हो रही है आज के डेट में। जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो कौन सा बेस है। वो 2 ही बेस है जो ये मेरा अपना अनुभव है। इसको आप किसी बुक्स, किसी किताब से मत जोड़िएगा। मैंने इसीलिए पहले ही बोल दिया हूं, ये शिक्षा शास्त्र नहीं है, मैंने बेस बोला है। वो 2 बेस हैं। एक है सर्विस एजुकेशन। ये सर्विस एजुकेशन क्या है? सर्विस एजुकेशन में बच्चे को मास्टर वही पढ़ाता है कि भैया पढ़ लिख लो, नौकरी करना है। घर में भी वही लोग बोलते हैं, बेस एक ही होता है कि पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करनी है। ये आज भी पढ़ाया जा रहा है। तो लड़का जब यही पढ़ के निकलेगा तो नौकरी ही ढूंढेगा। आज हमारे भारत में बेरोजगारी क्यों है सर? किसी व्यक्ति ने कहा था, एक व्यक्ति का मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है कि इस भारत में इतने रोजगार हैं। ये सत्य है या गलत है आपके विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन मुझे बात अच्छी लगी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इतने रोजगार हैं कि लोग करना नहीं चाहते तो उनसे, छोटे बच्चों से वो काम कराया जाता है। सर समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। रोजगार हैं लेकिन हम, तमगा लग गया मेरे लेवल पे, मेरे माथे पे चपक गया कि मैं MBA का स्टूडेंट हूं, मैं ठेला कैसे लगाऊं। MBA का लग गया लेवल तो मुझे केवल नौकरी चाहिए, मैं ठेला नहीं लगा सकता, मैं छोटा मोटा व्यवसाय नहीं कर सकता। सर आप किसी भी बिजनेसमैन को देखिएगा, कोई भी बिजनेसमैन बड़ा पढ़ा लिखा नहीं होगा। वो ज़्यादा पढ़ लेता ना तो उसके भी माथे पे एक ही चीज़ लगती कि आपको नौकरी करनी है। तो आपको यदि बिजनेसमैन बनना है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। लेकिन अगर आपके माथे पे PhD की भी डिग्री लग जाए तो भी आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। फील्ड में बिजनेस करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर आते हैं, अगला एक और एजुकेशन होता है जो सर्विस कम बिजनेस
एजुकेशन, मतलब ये हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक प्रकार का आधा अधूरा बिजनेस की पढ़ाई होती है, जिसमें मैंने नाम लिया है अभी एमबीए, जिसमें मैं नाम ले सकता हूँ बीकॉम, कॉमर्स पढ़ाई जाती है, एमकॉम पढ़ाई जाती है। आपने सीए तक कल देखा होगा। सर सीए के लोग क्या करते हैं आज के डेट में? सीए पढ़ने के बाद अपना खुद का चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, नौकरी मिले या ना मिले। ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ये मेरा अपना अनुभव कह रहा है, मेरा अपना ये ओपिनियन है, मेरा अपना ये विचार है कि केवल ये दो प्रकार की ही पढ़ाई आज के डेट में भारत में पढ़ाई जा रही है। तीसरी तो पढ़ाई ही नहीं पढ़ाई जाती, तीसरा पढ़ाया ही नहीं जाता कि आपको बिजनेसमैन भी बनना है तो किन किन तरीकों से करना है, कैसे आप बिजनेसमैन बन सकते हो, ये नहीं पढ़ाया जाता। आज कॉमर्स पढ़ा के भी बच्चों को अकाउंटेंट बनाया जाता है किसी कंपनी का, उनको खुद का मालिक बनना नहीं पढ़ाया जाता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग पे छपेगा, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैं कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि एक बिजनेसमैन क्या सोचता है, कैसे सोचता है। ये मेरा अपना अनुभव है कि एक बिजनेसमैन का अपना थॉट है कि अदर मनी अदर एफर्ट। ये क्या है? मतलब कि उसको अगर व्यवसाय भी करनी है तो दूसरे के पैसे से, और पैसे भी कमाने हैं तो दूसरे के मेहनत से। उसकी पढ़ाई ही वो घर से पढ़ता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, मेरे आसपास में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो जिनके दादा परदादा पूर्वज व्यवसाय ही करते आ रहे हैं, उनका धंधा ही चलता है, चावल का चले या धान का चले या गेहूं का चले। आज उनके घर भी देखता हूं, उनके घर भी ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं खुद पढ़ा चुका हूं, लेकिन वो देखता हूं कि उस पढ़ाई के बावजूद भी वो अपने पारिवारिक बिजनेस में ही लगे हैं, वो नौकरी करने नहीं जाते। आखिर ऐसा क्यों? क्या ऐसा रीजन है कि वो नौकरी नहीं करना चाहते और आज अच्छे पोजीशन पे हैं? हम उनको देख के भी नहीं सीख पाते। ऐसा क्या रीजन है? मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक बिजनेसमैन व्यक्ति, मैंने जो टॉपिक्स बोला ना, अदर मनी अदर एफर्ट, इसको मैं कुछ प्रूफ करने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। आप समझिएगा कि वो कैसे अन्य का पैसा और अन्य व्यक्ति का मेहनत ही यूज करता है, कैसे करता है। थोड़ा सा मैं एक विथ एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक बिजनेसमैन को कहीं भी किसी भी जगह पे कंपनी डालनी है और उसको 1 करोड़ की जरूरत है, बड़ा गौर से सुनिएगा और ये सत्य है, आप इसको खुद सर्च मारिएगा, ये सत्यता है। अगर आप सर्च मारेंगे तो आपको मिलेगा कि एक बिजनेसमैन अगर एक फैक्ट्री डालना चाहता है, उसको 1 करोड़ की जरूरत है, तो वह पहला काम करता है कि वह दूसरे से ही पैसा लेता है। कैसे लेता है, किस तरीके से लेता है? शेयर मार्केट का आपने नाम सुना होगा। वह व्यक्ति पहला काम करता है कि 49% उस कंपनी की 49% की हिस्सेदारी बेच देता है। बेचता कैसे, खरीदता कौन है, समझना होगा आपको। वो शेयर मार्केट के थ्रू 49% की हिस्सेदारी बेच देता है। जब दूसरे को बेच दिया तो उसको कितना कलेक्शन हुआ? 49 लाख। वो 49 लाख आया कहां से? शेयर मार्केट के थ्रू आया उसके जेब में। शेयर मार्केट में पैसा का कौन लगाता है, कौन खरीदता है? सर जी, पब्लिक ही खरीदती है, हम जैसे लोग ही खरीदते हैं शेयर।
तो 49% वह पैसा मार्केट से उठा लिया। वह मार्केट में पैसा किसका था? तो आम पब्लिक की थी, हमारी और आपकी थी। अब वो 49% पैसे से जिस जगह कंपनी डालना चाहता है वहां पे गवर्नमेंट के माध्यम से कोई जमीन अधिग्रहित कर लिया। और जाहिर सी बात है, हर गवर्नमेंट को अगर अपने एरिया में फैक्ट्री डलवानी है, लगवानी है, क्योंकि रोजगार वहां उत्पन्न होता है, इसलिए सरकार उनको कुछ सुविधाएं देती है। मैं उन सुविधाओं की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे पॉइंट की बात करूंगा। उस जमीन को उसने अधिग्रहित कर लिया। वो जमीन अगर किसान की है तो किसानों को देना पड़ा, अगर वो गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को देना पड़ा। अर्थात अगर मैं मान लूं कि उसने 49 लाख रुपए के टोटल का जमीन खरीद लिया। अब वह जमीन तो उसने खरीद लिया, लेकिन अभी भी उसके पास पैसे नहीं है, और उसने 51% हिस्सेदारी अपने पास ही क्यों रखी? कि आप सोचिएगा कि 51% वो क्यों रखा है। उसका एक ही रीजन है कि 51% में वो मालिकाना हक रखता है, इसीलिए उसने 49 बेची, 50 भी नहीं बेचा, 49 बेचा। 51% होने की वजह से वो मालिकाना हक उसके पास है। अब वह जो 49 लाख का जमीन था, उस जमीन को कागज लेकर किसी बैंक में चला गया, और उस जमीन पे उसको बैंक लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना परसेंट मिलता है? अगर आप लोग जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं बता भी देता हूं कि ये नियम है बैंक का कि आपका जितना मूलधन का जमीन है या रकम है, जो भी चीज़ रखते हैं, उसका 75% आपको रकम मिलता है। अर्थात उसने 49 लाख का जमीन दिखाया तो उसको 36 लाख रुपए मिल गए। 36 लाख रुपए मिल गए। उसके पास पैसे कितने हो गए? 49 लाख और 36 लाख आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग 85 लाख रुपए उसने मार्केट से उठा लिया। अब बैंक में पैसे किसके थे सर जी लोग? बैंक पैसा किसका देती है? बैंक में रखा हुआ पैसा ही लोन बांटा जाता है। आप अपने बचत खाते में जो पैसा लगा रखे हैं, या आपने जो आरडी एफडी कराया है, सर आपको आरडी एफडी पे कितने परसेंट मिलते हैं कैलकुलेट कर लीजिएगा, और एक लोन पे कितने परसेंट बैंक वाला कमीशन लेता है ये भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। बैंक में रखा हुआ पैसा हमारा और आपका ही होता है। वो पैसा उस व्यक्ति के पास चला गया, उस बिजनेसमैन के पास चला गया। अब आते हैं, अभी भी उसके पास 15 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं 1 करोड़ में। अब जो 15% हिस्सेदारी होती है, आप इसको बहुत गौर से सर्च मारिएगा, एक और शेयर होता है, उसको बोलते हैं डिबेंचर। ये शेयर जल्दी मिलता नहीं है। ये 15% शेयर खासकर कंपनी वाले अपने रिश्तेदार, नातेदार या किसी खास बैंक को, जैसे जहां से ये लोन लिए, अगर वही बैंक ने शर्त रख दिया कि भाई जो डिबेंचर आप कहीं और दोगे वो आप हमको दे दो, तो उसमें कुछ हिस्सेदारी बैंक को भी दी जा सकती है। अब वो बैंक कर्मचारी क्या करता है? वो बांटता थोड़ी ना, बेचता थोड़ी ना है। जो जानता है डिबेंचर को, वह खुद डिबेंचर खरीद के रख लेता है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर का नियम होता है कि अगर किन्हीं कारणों कंपनी घाटे में चली गई, कंपनी को बेचना पड़ गया, तो पहला पैसा उन डिबेंचर वालों को दिया जाता है। ये नियम है। बाकी जिन 49% लोगों ने शेयर खरीदा है, उनकी हिस्सेदारी बस उतनी प्रॉफिट मिलेगा। घाटा तो घाटा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप प्रॉफिट और घाटे के दोनों के हिस्सेदार हैं, जबकि 15% जो डिबेंचर वाले हैं वो केवल और केवल प्रॉफिट के हिस्सेदार होते हैं। तो ये जो शेयर है 15%, ये भी तो किसी आम पब्लिक का ही है, उसका अपना खुद का नहीं है। रिश्तेदार को भी देता है तो रिश्तेदार उसको पैसा देता है उसके एवज में। तो वह एक बिजनेसमैन का ये तरीका है जो वो फैक्ट्री डालने में, आज किंगफिशर, नीरव मोदी, बहुत से ऐसे नाम हैं
उन्होंने कैसे ठगी की, अब सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, उन्होंने ठगी की क्या है अभी तो कोर्ट का मैटर है, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ाई है, और जो अमीर बनता है आखिर वो कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं। तो एक बिजनेसमैन की तरह आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप जो है कैसे सफल होंगे, कैसे लोगों का एफर्ट अपने साथ जोड़ेंगे। दूसरे का पैसा शायद हम नहीं ले सकते, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, लेकिन हमको भी शेयर मार्केट का लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी पहले से लेके बैठी हुई हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन जो नियम है उस नियम को आपको फॉलो करने में टाइम लग सकता है। मैं उस विषय पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा विषय नहीं, मैं डायरेक्ट एमएलएम पे आता हूँ। लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां नेटवर्किंग नहीं करती। जनाब, जो ट्रेडिशनल मार्केट आज के डेट में चल रहा है ना, वो भी नेटवर्किंग पे चल रहा है, बस तरीका उन लोगों का अलग है। एमएलएम का तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। मैं कुछ एग्जाम्पल के सामने एक फिगर आपके सामने रखा भी हूं। जैसे कोई कंपनी खुली, जैसे अभी मैंने नाम लिया, जिस बिजनेस मैंने कंपनी डाली, जाकर कंपनी उसने 1 करोड़ इकट्ठा पैसा तो ले लिया, फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री पड़ भी गई, अब क्या करेगा, तो 2 मैनेजर हायर करेगा। पहला मैनेजर होगा जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा, जो प्रोडक्ट जिस कंपनी का उसने कंपनी का सेटअप लगाया है, अगर वो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है तो पहला प्रोडक्शन मैनेजर बैठाएगा, जो कि जिसका काम होगा कि प्रोडक्ट्स किस रेशियो से तैयार हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी होगी। दूसरा एक और मैनेजर हायर करेगा, वो होगा सेल्स मैनेजर। क्या उसने 2 टीम नहीं बनाई? एमएलएम में यही बताया जाता है कि आपको भी टीम बनानी है। अब सेल्स मैनेजर भी बनाया तो उसका काम क्या होगा? उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने का काम होगा। अब उसमें भी चैनल वो बनाते हैं, उसमें भी नेटवर्किंग करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे भी तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग प्लांट मैनेजर हो सकते हैं। मैंने एक फिगर के माध्यम से, छोटा सा फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। प्लांट मैनेजर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, ऑपरेटर हो सकते हैं, लेबर हो सकते हैं। तो ये सब एक चैनल से जुड़े हुए हैं। वही चैनल आपको एमएलएम में करना पड़ता है, लेकिन यहां पे तीखा लगता है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री की बात मैंने की, जिस भी बिजनेसमैन में फैक्ट्री लगाने की तैयारी की, 1 करोड़ मार्केट से पैसा उठा भी लिया, फैक्ट्री भी लगाया, तो क्या 1 महीने में हो जाएगा? नहीं, वो पेशेंस के साथ 1 साल, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको पता है कि आने वाले 4 साल बाद ये मुझे पैसा देगा। फिर सेल्स मैनेजर के नीचे भी टीम खड़ी होती है, वो भी तो नेटवर्क होता है। लेकिन एमएलएम से पता नहीं क्यों लोग चिढ़ते हैं। चिढ़ते हैं सही है, कुछ कंपनियां गलत की हैं, लेकिन वो कमी किसकी है सर? कमी तो आपकी है। कोई आके बोल रहा है आपको कि मैं 1 साल में पैसा आपका डबल करके दूंगा। आपकी खोपड़ी कहां गई है? कहां छोड़ा है उसको? सरकार कह रही है मैं 9 साल में दूना करूंगा। कौन सा ऐसा धंधा करता है कि उसको 1 साल में डबल करके देगा? फंसोगे नहीं आप। लेकिन दोष दोगे नेटवर्किंग को, दोष दोगे एमएलएम को। इसे सीखना आपकी जिम्मेदारी है सर। कब तक हम दूसरे के सिर पे अपना ठीकरा फोड़ते रहेंगे? जिम्मेदारी लेना सीखिए। गलती आपकी थी, सिलेक्शन आपका था, तो जिम्मेदारी आपकी है। आपने गलती की तो स्वीकारोक्ति भी आपकी होनी चाहिए कि आपने गलती की। क्यों बोलते हैं कि नहीं कंपनी गलत है, एमएलएम गलत है? कंपनी गलत हो सकती है जिसने
मनी रोटेशन का काम किया, वो कंपनी गलत हो सकती है। एमएलएम गलत नहीं हो सकता। एमएलएम का नकल करके डुप्लीकेट बिजनेस करने वाला गलत हो सकता है, लेकिन जो सरकार के प्रावधान के तहत लीगल डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहा है वो गलत नहीं हो सकता। आज भी बहुत सी कंपनियां 20 सालों से चली आ रही हैं, क्या वो गलत हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। आज भी 20 सालों से बहुत लोग कमा के आ रहे हैं उसी एमएलएम कंपनियों से, क्या वो गलत है? जब वहां पे कुछ लोग सफल हैं तो पक्का है कि बिजनेस सही है। आप असफल इसलिए हो कि आपने मेहनत नहीं किया, तो आपको स्वीकारना तो पड़ेगा ना कि हमने 6 महीना किया, हमको पैसा नहीं आया तो हमने छोड़ दिया। सर, मैंने तो पहले ही बताया कि फैक्ट्री लगाने में टाइम लगता है। जितना स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे दिखाया है या अभी सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें टीम खड़ा करने में 1-2 साल लगेंगे। आपको ऐसा नहीं कि तुरंत पैसा आ जाएगा, लेकिन आपने अगर एक बार टीम खड़ा कर ली जनाब, आप जिस कंपनी में हो अगर उसको छोड़ के भी किसी अन्य कंपनी में जाओगे ना, 2 से 3 महीने में वहां सफल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक बार मेहनत कर लिया है, आपके साथ पीछे से हुजूम खड़ा हुआ है, आपके लाखों फॉलोअर्स हो चुके होंगे। लेकिन सर, आपको अपडेट होना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। तो ये कंपनी का स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए आपको दिखाया कि हर कंपनियां जहां हम नौकरी करते हैं या करना चाहते हैं या और भी लोग कर रहे हैं, वो भी एमएलएम ही करती हैं, कोई और काम नहीं करती। तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अब मैं लास्ट पॉइंट की बात करूंगा, ये लास्ट टॉपिक है। आज का वीडियो बहुत थोड़ा लंबा भी हो गया, क्षमा चाहूंगा, लेकिन फिर भी ये लास्ट टॉपिक है, टाइम कैलकुलेशन। अगर आपने इसको हल कर लिया, सफलता कदम चूमेगी। बस आपको यही चीज सीखना है, टाइम कैलकुलेशन। किसी ने कहा है टाइम इज मनी, समय ही पैसा है भैया। धीरू भाई अंबानी को भी 24 घंटे मिले हैं, हमको भी 24 घंटे मिले हैं, आपको भी 24 घंटे ही मिले हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उस 24 घंटे के हर सेकंड पैसे उनको आते हैं, हमको नहीं आते। ये चीजें समझनी पड़ेगी। सीधा सा फंडा है, अगर आप टाइम कैलकुलेशन सीख गए सफल हो जाएंगे। टाइम कैलकुलेशन कैसे करना है, हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, यहां मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे अभी मैंने एक फैक्ट्री का पूरा उदाहरण ही देता आ रहा हूं अभी तक। जो फैक्ट्री तैयार हुई, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि उस कंपनी में 2500 लोग काम कर रहे हैं, लेबर, ऑपरेटर, सेल्समैन, प्रोडक्शन मैनेजर से लेकर सभी, जो फील्ड में दौड़ रहा है वो भी, जो कंपनी में बैठा है वो भी। अगर 2500 लोग एक कंपनी को चलाने के लिए लगे हुए हैं तो उनका टाइम कैलकुलेशन, मतलब अगर एक व्यक्ति 2500 लोग अगर अपना खुद का 8 घंटा कंपनी को देते हैं तो कैलकुलेशन करिए कि उन 2500 गुणते 8 करेंगे तो 20,000 घंटा एक कंपनी के लिए। अब आप सोचिए, ईश्वर ने तो सभी को 24 घंटे दिए थे, लेकिन उस कंपनी ने, उस फैक्ट्री ने, उस फैक्ट्री के मालिक ने 20,000 घंटे कर लिए। कैसे कर लिया? क्यों? क्योंकि उसको टाइम कैलकुलेशन आता है, टाइम कैलकुलेशन जानता है, इसीलिए उसने ये कंपनी का नींव डाला। 2 साल पेशेंस रख के इंतजार किया, और जब पैसा आना शुरू होगा, वो देश दुनिया के किसी भी कोने पे जाके सोया होगा तो भी उसके खाते में पैसा जाएगा। उसने 2 साल मेहनत किया है,
आप सर कैसे उम्मीद करते हो कि एक महीना, आप तो फिर आप उन 25,000 लोगों 2500 लोगों में आते हो कि आप 8 घंटे अपना बहुमूल्य 8 घंटा किसी को बेच रहे हो, वो आपका 8 घंटा यूज कर रहा है। एमएलएम में और कंपनी में बस यही फर्क है। एमएलएम में आप जितना करते हो उसका पैसा मिलेगा, जितना टीम बनाते हो, जितना ग्रोथिंग साल 2 साल में जितनी टीम का रेंज बढ़ा लेते हो उसका पैसा मिलेगा। और कंपनी में केवल आप 8 घंटा खटते हो, उस 8 घंटे के हिसाब से आपको महीने के लास्ट दिन में आपको तनख्वाह मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी। यही होता है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। किसी ने एक और भी टॉपिक्स कही थी कि आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, अब 2 साल में अगर आपने, अब आप सोचिएगा एक कंपनी ने केवल 2500 लेबर खड़ा किए हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल का खेल है सर, आपने 2 को जोड़ा, 2 ने 4 को जोड़ा, 4 ने 16 को जोड़ा, 16 ने आपको कैलकुलेशन आना चाहिए सर, ये आपको आना चाहिए। अगर ये मल्टीपल में जाता है नेटवर्किंग, अगर 2 साल में आपने भी 2000 भी लोगों को जोड़ लिया, आपके नीचे टीम, आपकी टीम खड़ी हो गई आपके साथ, आप कैलकुलेशन करिएगा, आपका वो अपने लिए 8 घंटा करेंगे, लेकिन आपके लिए कई घंटा होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा आपका उतना बड़ा नेटवर्थ होगा, मींस उतना बड़ा आपका पैसा होगा। तो टाइम कैलकुलेशन आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो समापन करूंगा। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर एक बार शेयर करिएगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा हौसला अफजाई करते रहें और मुझे कुछ और चीज़ें, आपका शायद मेरा इसमें कुछ छूट गया हो, शेयर करना छोड़ दिया हो, अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई राय है तो ज़रूर मुझे दें, मैं भी उससे कुछ नया सीखने का प्रयास करूंगा। आज के लिए सर धन्यवाद।